लोग का स्वागत है विकास भैया क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 2 का वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर चैप्टर 1 का 2 भी लिखा हुआ है, ठीक है। चैप्टर 1 का 2 लिखा हुआ है, मतलब इसका ये टॉपिक का नाम क्या, आधुनिक भारत इतिहास के संदर्भ में इस स्रोतों के उपयोग का तरीका। हम लोग को जो पढ़ना है आधुनिक भारत पढ़ना है। कौन सा भारत? आधुनिक भारत। देखो हम लोग 7-8 में पढ़ के आए मध्यकाल का भारत। प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ के आए हैं 6th क्लास में, ठीक। हड़प्पा सभ्यता पढ़ के आए थे, हड़प्पा सभ्यता, फिर औरंगजेब, मुगल काल के बारे में जाना, वो सब था मध्यकाल। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास, आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल के बारे में कब से कहाँ तक है, तो आधुनिक काल कब स्टार्ट हुआ था? माना जाता है जब अंग्रेज लोग आया था भारत में, तभी से क्या माना जाता है भारत का आधुनिक काल, ठीक है। तो आधुनिक काल के बारे में हम लोग जानेंगे, तो हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले तो तुम लोग का सवाल आएगा दिमाग में कि ये जो सारा बात है कब का बात है? आज 1757 में अंग्रेज लोग आया था, भारत को जीता था, मैंने 1700 का आसपास आया था। तो ये तो 300 साल पुराना बात है। आज भी 2020 चल रहा है, 2000, ये 1700 का बात है ये सब। तो 300 साल पुराना बात को काहे माने हम लोग? कोई जिंदा थोड़ी है 300 साल से कि वो इस बात को बताएगा, कोई तो जिंदा है नहीं। तो कैसे पता चलता है? तो उस समय जो कागज वागज था, जो लिखा गया था, इन्फॉर्मेशन दिया गया था, वो सबसे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो उस इतिहास को जानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उस टाइम क्या क्या हुआ था ये सब जानने का, तो वो है सरकारी दस्तावेज। क्या है? सरकारी दस्तावेज, ठीक। तुमको कन्याश्री का पैसा मिलेगा, एकदम पूरा लिखा हुआ रहेगा ना, तुमको 25,000 रुपया मिला है सरकारी दस्तावेज में। तो आज से 1000 साल बाद भी कोई आदमी देगा, अच्छा इसको 25,000 रुपया मिला था, तो 1000 साल बाद भी वो सेव रहेगा, कंप्यूटर में सेव रहा। तो अगर उसका चिप रहा मिल जाएगा आराम से कि तुमको मिला था 25,000 रुपया, ठीक। फ़ोन का 10,000 रुपया, टोटल इतना रुपया मिला था। तो सरकारी दस्तावेज क्या है, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो थोड़ा इसको पढ़ते हैं। शासनकर्ता की स्थापना के साथ ही सरकारी दस्तावेज, जिसमें सूचना, वर्णनात्मक कथा, पुलिस पत्र, खुफिया पत्र, सरकारी कार्यालय आदि शामिल थे, को संग्रहित प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकार से प्रकाशित मुख्य दस्तावेज सरकारी कामकाज के विभिन्न भागों की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करते हैं। भारत में कंपनी शासन के स्थापना के बाद सरकारी दस्तावेज विभाग की आधुनिक परंपरा का जन्म हुआ। तो अंग्रेज लोग जब आया था, तो अंग्रेज लोग बोला था कि साफ साफ बोला था कि हम लोग सारा काम किस में करेंगे, कागज में करेंगे, ठीक है। तो सरकारी काम वही कागज वागज में होता था। उस टाइम कंप्यूटर तो था नहीं, तो कागज वागज में होता था, ठीक है। किसको कौन सा नियम बना उसको कागज में छपाया जाएगा, क्या क्या लागू हुआ ये सब कागज वागज में छपाया जाएगा, ठीक है। सरकारी कामों में विस्तार के साथ ही इन दस्तावेजों का भी आकार बढ़ता गया, तो बहुत सारा दस्तावेज। तो अब इसमें दिक्कत ये था कि सरकारी कागज कितना हो जाता है, ठीक। तुम्हारे स्कूल में कितना कागज हो जाता है पता है? तुम लोग का रिपोर्ट कार्ड ये वो बड़ा एकदम पूरा रूम भर जाएगा, ठीक। तो सबको संभाल के कैसे रखा जाए? तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है कि सरकारी कागज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड कमीशन बनाया गया। कब बना था? 1891 में, भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड कमीशन। इसको किताब में टिक लगा लो। क्या बनाया गया था 1891 में? भारतीय इतिहास विभाग का, भाई भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड कमीशन। किताब नहीं है, टिक लिख सकता है, ठीक है। उसके बाद पुरातत्व, पेज नंबर 7, पुरातत्व विभाग का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन दस्तावेजों का विभिन्न विषयों में से संबंध के आधार पर वर्गीकरण कर उसे संग्रहित करना, दस्तावेजों का अध्ययन और प्रकाशन के लिए धन के स्रोतों को बताना, दस्तावेज संग्रह के लिए संबंध विषयों में दक्षता प्राप्त विशेषज्ञों का चयन। तो कैसे दस्तावेजों को सजा के रखा जाए कि आसानी से मिल जाए, ठीक है। बस ये वाला 1891 में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड कमीशन का गठन किया गया था। हाँ, 1851 में ये किया गया था। इसको अपना नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। इतिहास का नोटबुक होगा, नहीं होगा तो खरीद लेना आज ही, ठीक। तो विभिन्न राज्यों को सहयोग द्वारा जनता की भलाई के कार्यों को देख रेख और समस्या तथा उनके समाधान का रिकॉर्ड रखना, ये सब है। तो ये रिकॉर्ड करने वाला काम ये सब दिखता था। 1891 में कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग की स्थापना किया गया, जो आज भारत के सांस्कृतिक
मंत्रालय विभाग के अधीन कर दिया गया है। आज इसे राष्ट्रीय अभिलेखागार के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में उपयोगी होने के साथ ही विद्वानों के अध्ययन तथा शोध कार्यों में मदद करना था। बाद में राजनीतिक कारणों से भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया। तब 1926 ईस्वी में राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान, जो गैर आधुनिक दस्तावेजों का संग्रह करता था, वो भी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो पहले भारत का जो कैपिटल था, क्या था? कलकत्ता। भारत का कैपिटल क्या था पहले स्टार्टिंग में? भारत की राजधानी कलकत्ता। भारत की राजधानी कलकत्ता। ठीक, फिर कब इसको 1926 में क्या किया गया? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1926 में इसको हटाया गया, आधुनिक गैर, तो यही हुआ था। तो बस तुमको याद रखना है कि ये सब इतना बड़ा ताम झाम झमेला याद नहीं रखना है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है? 1891 में क्या बना था? भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड कमीशन बना था। कब बना था? 1891 में। कहाँ बना था? कलकत्ता में। ठीक है, इतना तुमको याद रखना। फिर तुमको याद रखना है कि इतिहास का स्रोत में से सबसे जरूरी क्या है? सरकारी दस्तावेज। ठीक है, सरकारी दस्तावेज पहले का भी इंसान लोग, जो राजा महाराजा होता था, किसी दूसरा राजा को भेजता ही था पत्र। ठीक, भेजता था, जैसे कि बाहुबली में भेजा गया था पत्र, भेजा गया था। उसमें क्या लिखा गया था कि राजमाता अपने बेटे के लिए आपकी राजकुमारी का हाथ मांग रही है, लेकिन कौन सा बेटा के लिए लिखा ही नहीं था। अब उसीलिए झमेला हो गया था, कितना बड़ा झमेला हुआ था। अब पत्र में लिख देना चाहिए ना कौन सा बेटा। अब वो लोग समझा कि हाँ, अरे मम्मी कितनी अच्छी है, बिना बोले बाहुबली का मन का बात जान गई। ठीक, लेकिन इधर मम्मी, हाँ, पूरा दुनिया भाई में झमेला हो गया। हम शादी का प्रस्ताव दिए थे, तुम शादी कर ले इससे। हाँ, वो तो इसीलिए तो लिखाया ही था कि झमेला हो। ठीक, क्या उसको पता था उसका मम्मी पगलाइल है, वो अगर उसका आज्ञा का पालन नहीं होगा तो उसका मम्मी पगला जाती है। जो बोलेगी वही होना चाहिए, नहीं हुआ तो बस बाहुबली हो कोई भी हो, वो नहीं देखेगी। हम बोल दिए तो बोल दिए। उसका वचन ही है शासन। ठीक, तो बहुत सारा रिपोर्ट है। थोड़ा यहाँ पे देखो, कुछ दस्तावेज का विवरण दिया जा रहा है। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर CID द्वारा तैयार की गई 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। दूर दराज के गांव में भी गांधी जी का नाम का सिक्का जितना चलने लगा है, उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं कि नेता कौन है और क्या है, फिर भी सबने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वही सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा, यह साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है, ये मान लिया गया था गांधी जी के बारे में। ठीक है, गांधी जी के बारे में पढ़ना। इलाहाबाद का रिपोर्ट में लिखा गया, सरकारी कागज में लिखा गया है। कोई नहीं जानता गांधी जी है कौन, कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया, कोई नहीं जानता, लेकिन सब जानता है कि ये मसीहा है, भगवान है गांधी जी। ठीक है, हमारी मदद करने के लिए भगवान ने भेजा है। ठीक है, ये सरकारी कागज में लिखा है इलाहाबाद के। तो ये तुमको इसी दिखा दिया जा रहा है कि कैसे हम लोग को पता चल जाता है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है? ये रिपोर्ट पर है, हम लोग को गांधी जी का महत्व पता चला। ठीक, और भी हम लोग देखेंगे क्या क्या महत्व होता है इतिहास को लिखने में। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोध नहीं मानते, केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी और सरकार के पक्ष में हैं। तो आदमी लोग जो उस टाइम छोटा आदमी लोग था, वो लोग सोचता था कि जमींदार लोग का पीछे आदमी। तो ये सब बात छोड़ो, बाद में हम लोग समझेंगे जमींदार लोग का पीछे कहा था आदमी लोग। तो ये सब रिपोर्ट दिया गया, ये सब रिपोर्ट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसी दे दिया है कि तुम लोग पढ़ो और समझो। इसको घर में पढ़ना है, ठीक है, किताब ऐसी नहीं खरीदा है, घर में पढ़ना है। दिन का 24 घंटा मिलता है, 24 घंटा में से रोज कम से कम बोले तो 2 घंटा पढ़ना है, कम से कम। ठीक है, स्कूल ट्यूशन छोड़ा के ई वाली, हम तो भैया 4 गो ट्यूशने पढ़ रहे हैं, हम काहे ला पढ़े घर में? 4 गो ट्यूशन पढ़ तो नहीं है, 4 गो ट्यूशन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। 4 गो पढ़ो, 10 ठो पढ़ो। ठीक, तुम एगो भी पढ़ो, तुम ट्यूशन ही ना पढ़ो, तुम घर खाली किताब पढ़ो, तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा पढ़ाई लिखाई। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ट्यूशन नहीं पढ़ना, सबसे ज़रूरी होता है किताब पढ़ना। ठीक है, तो तुमने किताब खरीदा है, किताब खरीदो, इसलिए बोलते हैं नया किताब खरीद लो। नया किताब
जो भी है, नया किताब रहेगा थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा। तुम पुरानी किताब चला रही है, नया खरीदी है लेकिन फिर पुराना लेके आती है कि नया खराब हो जाएगा, नया लेके आना। ठीक। आत्मकथा एवं चरित्र लेखन। अब देखो, इतिहास को जुटाने के लिए ये भी बड़ा जरूरी होता है। जैसे हम लोग अभी पढ़े कि वो सहगल जी जो है, सहगल जी, नयनतारा सहगल, वो उस समय का क्या क्या हुआ था वो सब लिखी है ना। उस समय क्या क्या हुआ था, जब गांधी जी मर थे तब क्या क्या हुआ था, तो हम लोग को पता चला कि नहीं? क्या नयनतारा सहगल अभी जिंदा है कि उस टाइम क्या क्या हुआ था बता पाएंगे? नहीं, लेकिन लेख लिख दी है, वो हम लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाए कि उस समय उस टाइम का समाज कैसा था, क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आत्मकथा और चरित्र लेखन ये सब पढ़ेंगे तो चरित्र लेखन मैंने मेमोर्स कि कुछ याद आ रहा है, बचपन का बात लिख दिए, तो इसमें से यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कुछ आत्मकथा के बारे में जानेंगे जो कि बड़ा अच्छा आत्मकथा है, जिसके बारे में हम पूरा जानते नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया है। जैसे कि विपिन चंद्र पाल का था 70 बच्चर। ठीक, ये अपना 70 साल की ज़िंदगी को एक किताब में लिखे हैं और उन्होंने 70 साल में क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, इनका ज़िंदगी का स्ट्रगल क्या क्या था उन्होंने लिखा है। विपिन चंद्र पाल कहाँ का आदमी है? विपिन चंद्र पाल कहाँ का आदमी है? विपिन चंद्र पाल नाम से समझ में आ रहा है बंगाली है? तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा? बंगाल का आदमी ना, पश्चिम बंगाल का आदमी है। ठीक, उस समय दुनिया का सबसे महान आदमी जो था पश्चिम बंगाल में ही जन्म लेता था। तब आज कहाँ नहीं ले रहा है जन्म? कहाँ नहीं ले रहा है? ना ना बोलो, हम ही तो महान है, लिए हैं तो जन्म। यही देखो महान इंसान तुम लोग। और देखो महान लाल आश्रम का अगला नेता अभी तो वो नेता फैमिली से है, नेता बनेगा गांधी जी। ठीक, इसका नाना नेता थे, मामा नेता है। मामा नेता, ये भी नेता बनेगा। बनेगा ना नेता एकदम। ठीक है, तो मेरे पास आना, भाषण देना सिखाएंगे। ठीक है, भाषण देना आता है, प्रैक्टिस कराएंगे यहाँ पे। तुम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में आएगा, तुमको नेता बनाएंगे हम। ठीक, नेता वाला पर्सनालिटी तुमको सिखाएंगे कि कैसे आदमी लोग को झूठ बोला जाता है आदमी लोग से। ठीक, सबका घर में कॉल लगाएगा नहीं, माइक लगाएगा यहाँ पर, बोला लाल आश्रम के वासियों जो भी प्रॉब्लम है मेरे पास आए। तो विपिन चंद्र पाल के बारे में जानते हैं, उनका जो 70 बच्चर है। विपिन चंद्र पाल का राष्ट्रभक्त है। हाँ, और लोग बच्चर बोलते हैं, मैंने बच्चर। ठीक, आज के बच्चर आवर हो गए, वो बच्चर है मैंने वर्ष 70 साल के बारे में लिखा है। क्या हुआ, तुम जाएगा क्या चाहिए, वो कहानी की किताब है, दिखाओ तो थोड़ा। तो उसके बाद देखो, विपिन चंद्र पाल एक राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी, राजनीतिक, ओजस्वी वक्ता, पत्रकार और लेखक थे। उनका जन्म 7 नवंबर 1558 को सिलहट के एक प्रतिष्ठित एवं संपन्न जमींदार परिवार में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के प्रोत्साहन से ये सक्रिय राजनीति में उतरे। शीघ्र ही ये बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष के अतिवादी क्रांतिकारी विचारों से जुड़ गए और कांग्रेस के गर्म दल के नेताओं के तिकरी लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 1905 में इन्हें वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन किया और बंग भांग विरोधी आंदोलन में कूद पड़े। विपिन चंद्र पाल स्वभाव से विद्रोही थे, ये सिद्धांतवादी थे। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। अपनी आत्मकथा में इन्होंने प्रारंभिक जीवन के बारे में लिखा। पिता और पुत्र के बीच का संबंध इतना कटु हो गया था कि समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। तो देखो, विपिन चंद्र पाल का जन्म किस में हुआ था? जमींदार परिवार में हुआ था। मतलब इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन पापा था जमींदार। उन लोगों के पास इतना काम होता है कि वो लोग अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, उसका पापा बोलता था अंग्रेज लोग का विरोध मत करो, अब ये वही करेगा, अंग्रेज लोग का विरोध करेगा। बढ़िया है, पढ़ो, पूरा कहानी पढ़ लिया। तो कहाँ से मिला? स्कूल से मिला? दूसरा लेके आएगा। ठीक है, हमको भी देगा, हम भी पढ़ेंगे। तो इसके बाद तो लाल बाल पाल में भी इनका ही भी नाम शामिल है। ठीक है, अंग्रेज लोग का विरोध कर लड़ाई लड़े थे। देखो इनका बड़ा ये लाइन थोड़ा बढ़िया यहाँ पे किताब में दिया हुआ है।
इनका पापा से बनता नहीं था, ठीक है, इनका अपने पापा से बनता नहीं था, जो कि बहुत सारे लड़कों का नहीं बनता अपने पापा से, ठीक है, लोग बातचीत बंदी हो जाता है बाद में। तो उसका पिता बोलते थे अंग्रेजों का विरुद्ध मत लड़ाई लड़ो, बोला भाई हम करेंगे, ठीक है। तो उसका पापा बोले कि तुमको यही करना है, हम जो बोल रहे हो तुमको करना ही नहीं है, मेरा घर से निकल जाओ। तभी एकदम सिद्धांतवादी आदमी, एकदम गुस्सा वाला आदमी, तो गरम दल का नेता। तो गरम दल का नेता क्या होता है, तो एक था कि एक ठंडा दल था, मैंने उसका नाम ठंडा दल नहीं था, एक था हाँ नरम दल और गरम दल। नरम दल का आदमी लोग बोलता था कि देखो लड़ाई उड़ाई मत करो अंग्रेज लोग से, शांति से हम लोग बात करते हैं, बातचीत करके निपटारा करते हैं, ठीक है। हाँ ये यही तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये विपिन चंद्र पाल, ठीक। तो ये बाल यहाँ से लाल, तो बाल पाल लाल बाल पाल, ठीक है, लाला वो लोग भी मैंने इन लोग को फांसी वासी हो गया था शायद, मैंने कुछ तो हुआ था। तो बड़े सिद्धांतवादी आदमी थे ये, ठीक। तो चलता नहीं था अपने पापा से, तो इतना रिश्ता खराब हो गया था, इसका पापा बोले घर से निकल जाओ, ये बोले ठीक है हमको भी आपका टुकड़ों पे नहीं पलना है, घर से निकल गए, इधर उधर रोजगार खोजे, ठीक। इस परिस्थिति में विपिन चंद्र पाल उड़ीसा गए, 1889 में कटक के एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक बने, वहां पे पढ़ाए। लेकिन इनका स्वभाव ऐसा था ना, अब ये अपना हिसाब से स्कूल को चलाना चाहते थे, लेकिन स्कूल का मैनेजमेंट बोल रहा नहीं अपना हिसाब से नहीं चला सकता, हम जो बोल रहे वही करो, ये बोल रहे नहीं करना आपका नौकरी, जाओ। मतलब बड़े गुस्से वाला आदमी थे, ठीक, कि ये अपना हिसाब से सारा कुछ करना चाहते हैं। तो नरम दल गरम दल समझा रहे थे ना, नरम दल जो बोलता था कि प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, समझाते हैं, ठीक है, अंग्रेज लोग को। लेकिन गरम दल का नेता लोग बोलते ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा, अंग्रेज लोग को मारो, ये लोग ऐसे नहीं सुनने वाला है। गांधी जी तो नरम दल को बनाए थे, वो तो अहिंसा के समर्थक थे, ठीक। गरम दल का बहुत खतरनाक नेता था सुभाष चंद्र बोस, वो भी बोलते थे गांधी तुम मुझे कची गांधी जी देश के लिए, गांधी जी के बारे में तुम लोग का कहाँ दिया है, हम हाल फिलहाल में पढ़ा रहे थे गांधी जी के बारे में, गांधी जी का हम सिद्धांत पढ़ाएंगे वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में, देख लेगा ऑनलाइन। अरे गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ अहिंसा का सिद्धांत दिया 11 सेमिस्टर 2 में, हाल फिलहाल में पढ़ा रहे थे, ठीक। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत तुम सुनेगा तो तुम बोलेगी बहुत बढ़िया बात है, ठीक। तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन इसमें हम नहीं बताएंगे अभी, रखो अभी बात के लिए, या तो बाद में अहिंसा आएगा तो अहिंसा पढ़ा देंगे यही इतिहास में, नहीं तो अभी रखो, ठीक है। ये सवाल दिमाग में रहना चाहिए कि गांधी जी क्या क्या किए थे, ठीक। गांधी जी अहिंसा को काहे चुने थे, गांधी जी के पास लाखों आदमी था, लेकिन वो काहे नहीं मारे, तो हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी काहे अहिंसा का रास्ता चुने थे, गांधी जी देखा जाएगा, पढ़ेंगे आगे। इस परिस्थिति में विपिन चंद्र पाल उड़ीसा गए, लेकिन ये इनका स्वभाव ही ऐसा था, इन्होंने भी परीक्षा लेकर 4 छात्रों को चुना, जिसे विद्यालय के स्वामी ने नहीं माना, अतः विपिन चंद्र पाल ने प्रधानाध्यापक पद से त्याग कर दे दिया। कलकत्ता आ गए, उन्होंने आत्मकथा लिखा, यह मेरा अधिकार और आधिपत्य की स्वीकृति थी जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता था, मैंने तुरंत त्याग पत्र दिया और कलकत्ता आ गया, यह मेरे सार्वजनिक जीवन में आने की शुरुआत थी। विपिन चंद्र पाल की आत्मकथा को पढ़ने से ज्ञात होता है कि एक जन्मजात विद्रोही थे, जन्मजात विद्रोही, जब से जन्म लिया तब से क्या कर रहे हैं, विद्रोही कर रहे हैं, ठीक। तो मम्मी बोल रही है ये काम करो, ये नहीं करेंगे हम, ये आप बोल दिए इसीलिए नहीं करेंगे, ठीक। बच्चा लोग भी बड़ा विद्रोही स्वभाव का होता ही है, ठीक। तो जितना ही बोल दो पढ़ाई करो नहीं करता। उनकी आत्मकथा उनके वास्तविक जीवन की एक खुली पुस्तक है, जिसमें कहीं भी सजावट बनावटीपन नहीं है। उनकी आत्मकथा किसी तार सुर के साथ सज कर नहीं लिखी गई है, पर उसमें उनके जीवन की वेदनाएं स्पष्ट परिलक्षित होती है। घर हो या सार्वजनिक जीवन, अपने गैर समझौतावादी स्वभाव के कारण परिवार, समाज, सहयोगी और मित्र सबके साथ इनका विद्रोही स्वभाव बना रहा। विद्रोही स्वभाव को जानना है तो एक बड़ा बढ़िया मूवी है अल्लू अर्जुन का
अरे नहीं, पुष्पा 2 नहीं, उसमें विरोधी स्वभाव दिखाया गया है उसका। सरनायडू मने एक सरनायडू मने नहीं मने सोल्जर ला मूवी नहीं है जिसमें उसको सेना से निकाल देता है। तो उसका एक मूवी है जिसमें उस सोल्जर रहता है, पापा उसका एथी रहता है साइकोलॉजिस्ट, उसका पापा से उसको साइन कराना रहता है। तो उसमें विद्रोही स्वभाव उसका दिखाया गया है। नाम जो भी था छोड़ो, अब अच्छा मूवी है। ठीक। तो उसमें उसका विद्रोही स्वभाव दिखाया गया है, तो होता है विद्रोही स्वभाव। ठीक। अब विद्रोही स्वभाव वाला आदमी लोग का उसमें दिखाया भी गया है कि किसी से नहीं बनता है, ना अपना पापा से बन रहा है, ना दोस्त लोग से बन रहा है, ना समाज से बन रहा है, किसी से नहीं बन रहा है। ठीक। वो बस एक ही जगह काम आएगा, कहाँ? सूर्या द सोल्जर। ठीक, सूर्या द सोल्जर। तो उसका वो सब आदमी लोग के लिए एक ही वो जगह है, बॉर्डर। उसमें दिखाया गया है विपिन चंद्र भी कहाँ है, मान लो वो बॉर्डर पर ही है, अंग्रेज लोग से लड़ाई कर रहे हैं, बॉर्डर पर ही है। तो ऐसा आदमी लोग को ही वो लोग के लिए आर्मी है। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में जानते हैं। ठीक। उन्होंने लिखा है जीवन स्मृति। जीवन स्मृति में उन्होंने लिखा है कि ये भी किसके घर में जन्म लिए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुत बड़ा नामी दामी आदमी थे, बहुत अमीर थे, घर में पैसे की कमी नहीं है। इनका ऐसा जीवन नहीं है कि बाहर जाके पढ़े। इतना पैसा था कि घर ही में सर लोग को बुला लिया जाए कि सर लोग पढ़ाइए इसको। ठीक। हाँ, बड़ी पैसा था, घर ही में पढ़ते थे, बाहर नहीं गए पढ़ने खातिर। इनका कहा जाता है कि बहुत कम उम्र से इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया। और कविता लिखने वाला आदमी लोग का एक खास बात होता है कि जिसके पास कोई कहने के लिए नहीं होता है, वो लोग क्या करता है? तो लिखता है। कि आसपास बात करने के लिए आदमी नहीं है, इसीलिए उसके पास टाइम है, खाली टाइम, और वो लोग क्या कर रहा है? लिख रहा है। ठीक। अगर आसपास बात करने के लिए आदमी है तो लिखेगा क्या है? तो इससे थोड़ा साफ होता है कि इनके पास थोड़ा बात करने के लिए आदमी कम था। इन्होंने लिखा है किताब में, हर किताब में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया है। हम जो किताब से पढ़े थे, वो बचपन में बस एक कमरा होता था, ये लोग के लिए देखभाल के लिए एक आदमी रख दिया जाता था, एक आदमी या औरत, वो लोग देखते रहती थी, और लोग कितना ध्यान देगी पता ही है। ठीक। और ये बस खिड़की के पास बैठ के, हम लोग भी जब बचपन में थे तो खिड़की के पास बैठ के बाहर देखते रहते थे। यही बस खिड़की के पास बैठ के कहाँ देख रहे हैं? बाहर की ओर देख रहे हैं। तो इन्होंने लिखा है कि इन्होंने जितना सीखा है, किससे सीखा है? प्रकृति से सीखा है। तो ये भी अकेले रहे अपने जीवन में। क्या है कि मम्मी पापा इतना अमीर है कि उन लोगों के पास टाइम ही नहीं है, बहुत सारा काम है, इधर उधर व्यस्त रहते हैं। ठीक है। तो अमीर परिवार में जन्म लेना ये बहुत अच्छा बात है, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। क्या है कि यहाँ पर इनका भी जीवन में देख रहे हैं विपिन चंद्र पाल, मम्मी पापा के पास टाइम नहीं, ऐसा है कि पूरा लड़ाई चल रहा है पापा में। इनका भी वही सेम हालत है, इतना अकेलापन है कि कविता लिखना स्टार्ट कर दिया। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्योंकि ये अंग्रेज लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहते थे, अमीर आदमी है, अंग्रेज लोग के साथ उतना बैठना था, तो अंग्रेज लोगों ने इनको जानबूझकर नोबेल पुरस्कार दिलाया था। नहीं तो भारत में इनसे बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए हैं। क्या वो लोग नोबेल पुरस्कार पाने के हकदार नहीं है? वो लोग भी है। सबसे बड़ा नाम किसका है? मुंशी प्रेमचंद, बहुत खतरनाक लेखक हुए। ठीक। वहाँ पर उनका फोटो है मुंशी प्रेमचंद का। ये नहीं, वो तो कृष्णा जी है। वो लाइट से नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसको इसी लो क्वालिटी में छापे हैं, उसको वो अच्छा से बड़ा करके छापना होगा मुंशी प्रेमचंद जी का। ठीक। बूढ़ा टाइप के है, बहुत अच्छा। मुंशी प्रेमचंद का फिर तुम लोग 11 में जाओगी तो गबन पढ़ने को मिलेगा। ठीक। बचपन से अभी तक जो भी कहानी तुमको अच्छा लगा है, ठीक, अभी तक जितना भी कहानी पढ़ी हिंदी का, अगर तुमको अच्छा लगा है तो 80% चांस है कि किसका लिखा हुआ है? प्रेमचंद का लिखा हुआ है। कौन सा? ये बंगला कविता लिखे हैं, जो जन गण मन है यही लिखे हैं। बंगाल जो बांग्लादेश का है, अमार सोनार बांग्ला, यही लिखे हैं। यही बहुत लिखे हैं, ये ऐसा नहीं कि रविंद्र, इनका नाम पे एक रविंद्र सॉन्ग, बंगाल में बहुत जगह कंपटीशन होता है, वहाँ पे बोलता है रविंद्र गीत गाना है। बंगाल में बहुत जगह कंपटीशन होता है इनके ही गाना का। तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, ऐसा नहीं है। सारे गामा कौन लिखा था? ये तो चैट जीपीटी।
सारे गामा तो सुर है, वो लिखा कौन तो रही, उसको तो पता चला है सारे गामा। अच्छा 10 क्लास में भी है इनका कविता, जिसको हिंदी में अनुवाद किया गया है, बंगला में लिखा गया था कि आत्मत्राण, ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो पढ़ेंगे हम लोग हिंदी में। आत्मत्राण पढ़ लिए हैं, वो आत्मत्राण के ऊपर वीडियो होगा, ठीक है, देख लेना। तो साइंस पे जाएंगे हम लोग, खत्म होने दो। साइंस है और क्या है, फिजिक्स है, फिजिक्स नहीं मन करता है पढ़ाने का। लाइफ साइंस अच्छा है, फिजिक्स नहीं समझ में आता हमको भी, देखते हैं आगे देखते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे। तो शिक्षा के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या विचार था, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका जीवन भी ऐसा ही था, बहुत अकेलापन, बहुत अच्छे लेखक थे, यही बहुत महान आदमी रहे हैं उस टाइम को। अंग्रेज लोग इनको सर कहकर बुलाते थे, सर की उपाधि दिए थे। और इनका ऐसा बड़ा नाम नहीं आता है कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कुछ किया हो। बहुत महान आदमी है, बहुत बड़े लेखक थे उस टाइम के, रविन्द्रनाथ टैगोर। अभी भी जोरासांको में इनका घर है, घूमने का जगह है, ठीक। लेकिन हम भी आज तक नहीं गए हैं, क्या पता कहाँ है। कलकत्ता में ही है, जोरासांको नाम का जगह है, मैंने गूगल में मारने से आएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का बारी, हम जाना होगा इनका घर देखने। शरत चंद्र का घर, वो भी बड़े महान आदमी रहे हैं, धनंदपुर में घर है, ठीक। वही बड़े महान आदमी रहे हैं उस टाइम के, शरत चंद्र। बंगाल में बड़ा महान आदमी हुआ था उस टाइम, क्या पता अचानक से बंद हो गया महान आदमी आना। वो भी लेखक थे, ठीक। तो इसके बाद देखते हैं, बड़ा दुख वाला कहानी है जीवनेर झारापाता, सरला देवी चौधरानी। इनका जीवन के बारे में सुनो, इन्होंने अपने जीवन के बारे में क्या कहा है, ठीक। अच्छा पहले इसका नाम का मतलब जान लो, सरला, ठीक। सरला, एक सरला अलग होता है, एक सरला अलग होता है। इसका दो मतलब है। सरला का मतलब तो सर गया है कोई चीज़, ठीक, जो हम लोग के दिमाग में यही आता है पढ़ने से, अरे हम बता रहे तुम काहे पढ़ रही है, हम कहा है इधर, तुमको फीस काहे दे रही है, हम पढ़ा रहे हैं ना, उसको घर है पढ़ना किताब, तो हम बता रहे, पहले नाम का मतलब तो समझा दे। सरला, एक है सरला कि सर गया है, ठीक, उस सेंस में। एक मेरा पारा में लड़का, उसका दांत सारा सर गया था, तो उस बचपन से ही, तो उसको सब सरला सरला बोलता है, ठीक। और एक ये नाम का मतलब है सरला, सरला का मतलब जिसका स्वभाव सरल हो, जो ज़्यादा किसी को, माने चाल चलन क्या होता है, किसी को धोखा देना नहीं पता हो, किसी का भी बात बहकावा में आ जाता हो, वो नाम होता है असली में सरला का मतलब, कि सरल स्वभाव की है, ठीक है। तो सरला देवी चौधरानी, इसका नाम का मतलब इसीलिए समझाना जरूरी है, क्या कि इसका नाम ये लोग सरला ही सोच लेता है, कि दांत वात सड़ा हुआ था, इनका नाम हो गया सरला। तो उस टाइप का नहीं, सरला मतलब कि सरल स्वभाव की थी, ठीक है, बड़ी अच्छी थी। तो देखो सरला देवी चौधरानी भी बड़ी बंगाल की क्रांतिकारी महिला रही है, लेकिन क्यों रही है, तो इन्होंने अपने जीवनेर झारापाता में लिखा है। अब जीवनेर झारापाता का मतलब समझते हैं, जीवनेर झारापाता, झारापाता क्या होता है, जब पत्ता सूख के गिरने लगता है तो वो होता है झारापाता। जब भी एक पेड़ का बहुत सारा टाइम आता है, पेड़ के लिए सबसे अच्छा टाइम क्या है, वसंत, जब उसमें नया नया पत्ता उत्ता खिलता है, फूल आता है, ठीक। उसके बाद का उसका जीवन ठीक चल रहा है। खराब समय कब आता है, पतझड़, ठीक। तो जीवन के पतझड़, जीवन का खराब समय के बारे में इन्होंने अपने जीवन में लिखा है, और इनका जीवन केवल पतझड़ से भरा हुआ था। तो क्या भरा हुआ था, क्यूरियोसिटी आ रहा है कि क्या हुआ था इनके जीवन में, ऐसा क्या था, पतझड़ था जीवन में, आ रहा है मन में सवाल आ रहा है, मन में सवाल ऐसा सवाल नहीं आ रहा है कि इनका जीवन में ऐसा क्या हुआ था कि नाम ही ऐसा रखी है जीवनेर झारापाता, आ रहा है मन में सवाल आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ करते होगी तो सुनो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनका भी जन्म हुआ अच्छा सा अमीर फैमिली में, ठीक है, जितना भी लिखा गया सबका अमीर फैमिली में जन्म हुआ। और अमीर फैमिली में जन्म लेने का मतलब कि मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है, मम्मी पापा के पास, इनके भी मम्मी पापा के पास टाइम नहीं था, वो लोग भी एक दाई रख दी थी इसको देखने के लिए। कहाँ पता ही लोग टाइम कैसे पार्टी वार्टी करना है एकदम। तो देखो ये लोग, इसके लिए क्या थी, एक दाई थी,
ये बड़ी मम्मी, बचपन से मम्मी का प्यार इनको नहीं मिला, ठीक है। मम्मी के पास टाइम ही नहीं होता था कि इसके पास जाए। और इनकी दाई जो थी, लिखी है कि इतनी बदमाश थी कि एक बच्चे को क्या चाहिए, प्यार चाहिए, ठीक। जब ये रोती थी तो इसका दाई बोलती थी, जो कि हम लोग का मम्मी लोग बोलती थी बचपन में, कि रोएगी तो और मारेंगे, ठीक। तो ये इसका मन में इतना डर बैठा दिया गया था कि रोती ही नहीं थी। इनका रोना खत्म हो गया था, इनका बचपन ही खत्म हो गया था। इतना डर बैठी थी किसको लेकर के, दाई को लेकर के। और दाई अच्छा से बता दी थी, इतना गुस्सा ले ली थी, अगर जहाँ मम्मी से शिकायत की तो सोचना तुम्हारा क्या होगा। इतना डर गई थी, मम्मी से बताती भी नहीं थी, मम्मी ध्यान भी नहीं देती थी। एक बार छोटी बच्ची थी, ठीक, छोटी बच्ची थी, खेल रही थी अपना अकेले में, घर दुतल्ला था, सीढ़ी से गिर गई। सीढ़ी से गिर गई, दांत टूट गया, खून निकल रहा है, माथा उथा में चोट लगा है। मम्मी दाई आई देखने खातिर, लेकिन एक बात ये हुआ कि रोई नहीं। इतना चोट लगा है लेकिन फिर भी रो नहीं रही है। मैं क्यों नहीं रो रही है, रोएगी तो दाई मारेगी, ठीक। तो इसी डर से कि और मार खाने को मिलेगा, इसलिए मैंने ये सोचो कितना दुख का बात है कि एक बच्चा इतना चोट लगा लेकिन रो नहीं पा रहा है, किसके डर से, दाई के डर से कि वो और मारेगी, ठीक। इनकी मम्मी भी आई, क्या हुआ, ठीक है होते रहता है, बोल के चली गई, देखी भी नहीं क्या हुआ है, ठीक। बड़ा अकेलापन का जिंदगी रहा बचपन में। फिर जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो इनका शादी हो गया, तब इनको लगा कि कुछ अच्छा होगा जिंदगी में, ठीक। लेकिन जैसे ही शादी हुआ उसका पति मर गया, मैंने कुछ दिन बाद ही मरा। तो देखो वो लिखी है, वो आगे कहती है, मैं यह नहीं जान पाई कि माँ का प्यार क्या होता है। न तो उसने कभी मुझे चूमा, न गोद में लिया। उनके 3 बच्चे थे, सरला पर नाम मात्र का ध्यान दिया गया, कुछ नहीं ध्यान दिया गया था। सरला ने आगे लिखा है, मेरा पालन पोषण अधिकतम अनुशासन के साथ किया गया, प्यार और दुलार के साथ नहीं। तो आजकल के पेरेंट्स लोग भी देखो, आजकल एकदम बड़ा बढ़िया चीज़ हमको सुनने को मिलता है। आता है जो बच्चा लोग को, तो 3-4 को बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, सबका मम्मी पापा आके एक ही बात बोलता है, इतना होमवर्क दीजिए कि इसको खेलने का टाइम नहीं मिले। अरे बच्चा को खेलने का टाइम नहीं मिला तो क्या मिलेगा। अजीब बात आगे बोले कि इतना होमवर्क दीजिए, इतना होमवर्क दीजिए कि उसको खेलने का टाइम नहीं मिला। बोला हाँ ठीक है, फिर उसके बाद और होमवर्क नहीं देते उसको जाओ तुम खेलो। आज लोग कार्टून दिखा देते हैं, कार्टून देखो तुम लोग बैठ के। तो अजीब बात है, बच्चा लोग खेलेगा नहीं तो क्या करेगा, अजीब आगे बोलता है। अब और नहीं तो 3-4 गो ट्यूशन लगा दे, 2-2 गो ट्यूशन लगा दे, इसको खेलने का टाइम ना मिले। स्कूल से आए 4 बजे ट्यूशन, 4 बजे के बाद 6 बजे ट्यूशन, ठीक। और नहीं तो फाका मिल रहा, सुबह को जाओ ड्राइंग सीखो और कुछ करो। अजीब आदमी, खेलेगा नहीं बच्चा। तो यहाँ पर लिखे कि अनुशासन के साथ नहीं पालना चाहिए उतना, ठीक। इनका जीवन अनुशासन के साथ अनुशासन का जीवन था। इसके बाद देखो देखो जब वो बैथुन कॉलेज की विद्यार्थी बनी तो उसने लिखा, परिवार के अन्य बच्चों की तरह मैं कॉलेज की भौतिक शास्त्र पढ़ना चाहती थी, पर यह विषय उस कॉलेज में नहीं था। विज्ञान संकाय में उसके पढ़ने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। कक्षा में वो अकेली लड़की नहीं थी, एक और थी जो 2 अंगरक्षकों के साथ आती थी। उसका एक भाई और एक चचेरा भाई सरला के साथ भी जाता था। तो उसकी आत्मकथा से यह ज्ञात नहीं होता कि किस विषय से उसने बीए किया, पर कला संकाय में चली गई। उसने संस्कृत में एमए की पढ़ाई पूरी की। वह लिखती है, मेरे मन में बड़ी बेचैनी बढ़ रही थी। घर के पिंजरे से बाहर जाना या बिना किसी गंतव्य निर्धारण के मैं अपने भाइयों की तरह स्वतंत्र कमाई करना चाहती थी। तो ये भी स्वतंत्र होना चाहती थी, ठीक। अच्छा, बाद में इन्होंने लिखा है कि जब ये इनका विवाह हुआ, इनका पति मर गया, तब उस समय का जो हालात था, या फिर अभी भी हो, कि जैसी शादी हुआ उसे कुछ समय बाद पति मर जाए तो बड़ा कोसा जाता है उसकी पत्नी को।
उसकी मम जो लड़का की मम्मी होती है वो ज़्यादा कोसती है कि खा गई मेरा बेटा को, मैंने वो कैसा क्या मैंने इथी था, इसके आने से मेरा बेटा मर गया। तो इस किताब में थोड़ा ज़्यादा दिया है। स्वामी विवेकानंद से मिली थी ये, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम जो किताब से पढ़ते वो अलग किताब है, यहाँ पर थोड़ा अलग जानकारी दिया गया है। महात्मा गांधी हरिजन दोनों में किसी प्रकार के हिलने डुलने, अरे 10 तक महात्मा गांधी, 11 12 हरिजन, किस प्रकार के हिलने डुलने। हम ना कॉमर्स लिए थे। काची क्या बोले ना, तुम क्या पूछा उससे पहले। ना महात्मा गांधी कॉमर्स नहीं, नहीं आया। 1923 ईस्वी में पति की मृत्यु के बाद सरला कलकत्ता आ गए। विजय कृष्ण देव शर्मा की शिष्या बन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जब उनकी शादी हुआ तो उनकी पति का मृत्यु भी हो गया। ठीक है, तो बड़ा उनका जीवन क्या था, बड़ा दुखमय था। तो इसलिए क्या लिखा है, जीवनेर झारा पाता। ठीक है, इसका थोड़ा पत्राचार पढ़ते हैं। ये देखो कौन है, पहचान पा रहे इसको, जवाहरलाल नेहरू, भारत का पहला प्रधानमंत्री, और ये इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, बड़ा, हाँ जेल गया है, इतना अच्छा आदमी जेल गया है, सोचो। गांधी जी 10 बार गया है जेल, बहुत बार जेल गया है। सुभाष चंद्र बोस, हाँ उसको जेल में रखा गया था, बोल रहा हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। तो जो भी जेल में गया सब महान आदमी लोग था। ठीक, तो हालांकि अंग्रेज लोग जब उस टाइम अंग्रेज लोग था तो अंग्रेज जो अच्छा काम करता था वो लोग जेल में भेजता था, अभी जो गलत काम करता है वो लोग को जेल में भेजा जाता है। तो अभी जेल में है, बेचारी की बेटी है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी, हाँ इसकी बेटी है। तो 8-9 साल की बेटी थी। अभी क्या करे, इनको अपनी बेटी से बात करने का मन कर रहा है, फोन तो था नहीं। तो ये क्या करती थी, जेल में अलाउ है तुमको, पेन और कागज अलाउ है, बस वहाँ से वो पत्र लिखा करते थे अपनी बेटी को कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया कैसे काम करता है। ये हम लोग 7 क्लास में पढ़े थे, 7 क्लास में किताब में है द बुक ऑफ नेचर। ठीक, नेचर से हम लोग कैसे सीख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कुछ इनको बताया, किसकी मदद से, पत्र की मदद से। ठीक, इंदिरा गांधी को बहुत कुछ सिखाया। ठीक है, तो ये होते हैं पापा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो आगे पढ़े उन लोग के पापा लोग बड़ा अजीब टाइप का था। किसका, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर का, विपिन चंद्रपाल का। और हम लोग को पता चलता है कि पाक्षिक और अखबार, इन सब से भी हम लोग को समझ में आता है कि उस टाइम क्या क्या हुआ था। अखबार में तो सब खबर छपता ही है, ठीक है, तो महत्वपूर्ण खबर छपता ही है। तो अखबार में उस टाइम का बंग दर्शन था, और भी बहुत सारा पत्रिका था, सोम प्रकाश था। तो ये सब पत्रिका में छपते रहता था कि उस टाइम क्या क्या हुआ है, और वही सब आज भी रखा हुआ है। ठीक है, एक जगह इकट्ठा होता है रोज का पत्र। ठीक है, दुनिया में क्या क्या हुआ हर पत्र एक जगह इकट्ठा होता है, तो उससे हम लोग को पता चल जाता है उस दिन क्या क्या हुआ था। तो समझ में आया, इन सब से हम लोग का इतिहास बनता है। इतिहास का एक और बहुत अच्छा स्रोत आ गया जब फोटोग्राफी का आविष्कार हो गया। ठीक है, फोटोग्राफी पे आ ही गया था उस टाइम 1900 के समय में। फोटोग्राफी फोटोग्राफी बड़ा, कैमरा का आविष्कार नहीं पता है। ठीक है, यही होगा कोई। कैमरा का आविष्कार देखें कि अरब का इधर आदमी लोग किया था, एक अलग टाइप का तरीका था कि
कैद हो जाता था रोशनी आने के बाद। क्या पता कैसे कैद करता था, बड़ा डेंजर चीज़ है ये सब। कैसे ये कंप्यूटर चल रहा है, कैसे फ़ोन चल रहा है, कैसे नंबर डायल किए यहाँ से एकदम 100 किलोमीटर दूर बात चल जा रहा है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो जा रहा है, कैसे कोई भी आदमी देख सकता है वीडियो। तो ये सब सोच के एकदम बड़ा डेंजर होता है कि ये सब कैसे आ गया दुनिया में। ठीक तो ये सोचना चाहिए, ठीक है, हर इंसान को दिमाग में आना चाहिए कि कहाँ से दुनिया में आदमी लोग आ कहाँ से गया। ये एकदम खेल है, तो तुमको फिलोसफी पढ़ना चाहिए, ठीक है। आर्ट्स लेगा फिलोसफी, ये इसे जो सोचता है वो लोग का आर्ट्स वाला दिमाग होता है, 10 के बाद आर्ट्स लेना चाहिए। जो फिलोसफी लिखा है तो फिलोसफी में तुमको जवाब नहीं मिलेगा कि कहाँ से सब आया, ये जवाब मिलेगा, ये जवाब है ही नहीं। इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास है ही नहीं है, ठीक है। ना इसका जवाब तो पता है सबको। अब ये तुमको 9 क्लास में रिवॉल्यूशन पढ़ना था, कैसे बदला। सबसे पहले एक कोशी अमीबा आया था, एक कोशी के जीव आया था, एक कोशी के जीव से बहु कोशी के जीव हुआ, फिर उसमें बहुत तरह का चीज हुआ, वो तो साइंस में तुमको मिलेगा। ना म्यूटेशन एक होता है कि बदल गया, अलग तरह का जानवर आ गया। तो फोटो और चित्र खींचने की क्रिया आधुनिक इतिहास में आ गया था। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि फ़ोटो खींच लेना बहुत अच्छा तरीका है कि इतिहास को कैद कर लेना, ठीक है। ये जगह कैसा था इसका हम लोग फ़ोटो अगर पहले से खींचा हुआ होता तो पता चल जाता है कि ये जगह कैसा था। और इसके बाद ऐतिहासिक सूचना संग्रह, इंटरनेट उपयोग के हानि और कमियाँ। अगर हम लोग इतिहास का इस्तेमाल माने इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं इतिहास को जानने के लिए, तो इसमें हम लोग को क्या परेशानी देखने को मिलेगा। इंटरनेट क्या कहीं से इन्फॉर्मेशन ला रहा है? नहीं, जो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहा है वही इन्फॉर्मेशन क्या है इंटरनेट पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका कमी यही है कि जो भी दे रहा है वो भी तो कोई लिख ही रहा है, और इंटरनेट पर ज़्यादा चांस है कि कोई भी कुछ भी लिख सकता है, काहे कि सभी को अधिकार है लिखने का, ठीक। तो कोई भी कुछ भी वीडियो बना देता है, हम लोग सुनते रहते हैं यूट्यूब में, पति का पाँव दबाओ तुमको तुम्हारे पास पैसा आएगा, पैसा का कमी नहीं होगा, ऐसा सुनने को मिले, सुनिए ना, ठीक है। अजीब अजीब बकवास लोग करते रहता है, ये करो वो करो, ठीक। विश्वास नहीं ना कि नहीं करना है, एकदम बिल्कुल मत करना। तो ये सब बकवास करने वाले इंटरनेट पर हजारों लाखों भरा हुआ है, ठीक। ऊपर से ही बागेश्वरी बाबा क्या बोल रहा है ना, उस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए ना। प्रेमाचंद बाबा बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। डाउट बागेश्वरी बाबा पे डाउट है, ठीक। अरे बागेश्वरी बाबा का, अरे वो सब छोड़ना, बागेश्वरी बाबा ठीक है, मदद उदद करते हैं, बहुत अच्छा आदमी है, वो सब छोड़। मन का बात, मन का बात एक कला है। ये उनको ही पता होगा, इसके लिए जाना होगा बागेश्वरी धाम, हमको भी जाना होगा, ठीक, मिलने। जब हम भी फेमस हो जाएं तब जाएंगे, बागेश्वर पूछ के आएंगे, अरे आप इसे कैसे कर लेते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में कोई स्टेटमेंट दिए थे जो कि बड़ा ख़राब था। क्या स्टेटमेंट दिए, जो कुंभ मेला में सब कुचल गया, तो स्टेटमेंट कहा था कि कुंभ मेला में कुचले गए हैं उनको मोक्ष मिलेगा। इसीलिए कुचले गए हैं, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है वहाँ पे मरने का। ठीक है। तो तुमको पढ़ना चाहिए आर्ट्स, तुम्हारा दिमाग आर्ट्स वाला है। फिलोसफी पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, कहीं कि हाँ बिजनेस करेगा। हम कॉमर्स पढ़ाएंगे इस साल से, ठीक ना। साइंस नहीं पढ़ाते, हाँ साइंस हम थोड़ी पढ़े 11 के बाद से, 10 के बाद, 11 के बाद से हम कॉमर्स पढ़े, कॉमर्स भी ठीक से नहीं पढ़े हैं। बोल दे रहे कॉमर्स लिए,
आर्ट्स हम पढ़ाते हैं ट्यूशन, हम लिए कॉमर्स से। कौन दीदी से पूछ ली तुम? कौन दीदी से पूछ ली तुम? तो इंटरनेट से सूचना हम लोग करेंगे तो क्या पता चलेगा, गलत इन्फॉर्मेशन भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सच्ची इन्फॉर्मेशन आएगा, तो ये थोड़ा कमी है इंटरनेट का। लेकिन आजकल आ गया है चैट जीपीटी, तो पुराना छपाया हुआ है, इसको नहीं पता कि चैट जीपीटी आ गया है, ठीक। चैट जीपीटी एकदम सोच समझ के जवाब देता है, लेकिन चैट जीपीटी का भी अपना कमी है कि उस पर वो भी उसी हिसाब से जवाब देता है जो उसमें दिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारा आदमी लोग इन्फॉर्मेशन दिया है, उस सब को पढ़ के वो जवाब देता है, ठीक है। तो उसका भी अपना कमी है। गूगल कंपनी किसका है? गूगल कंपनी है वो आदमी का, बहुत कमाता है। बिहार का लड़का 2 मिनट का ये गूगल का हैक कर लिया है पूरा सिस्टम, तो 2 मिनट का लेकर दी। ये सब समझ में आया, ठीक है। पहला भाग में क्या समझाया गया था, इतिहास कैसे बना, खेल का इतिहास अलग है, कपड़ा का इतिहास अलग है। अगर तुम लोग फैशन डिजाइनिंग सीखने जाओगी तो तुमको इतिहास पहले पढ़ाएगा, ठीक है। पहले कैसा था, पहले कैसा था, ये सब पढ़ाएगा, ठीक है। तो जो भी सीखने जाओगे उसका पहले इतिहास तुमको जानना जरूरी है, ठीक। तो तुमको बताया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास था पहले 11वीं क्लास में, अभी नहीं है। तो हर चीज़ का इतिहास है, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर हम अलग से दे देंगे, ये अलग किताब वाला करा सकते हैं, लेकिन किताब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो हम अपना क्वेश्चन आंसर देंगे, जो कि हमको टाइम मिल नहीं रहा, अभी 11वीं क्लास का एग्ज़ाम है तो अभी टाइम नहीं मिल रहा है कि क्वेश्चन आंसर तुम लोग को बना पाए हम, ठीक है। कौन सा? इस प्रकार का इतिहास महान व्यक्तियों के क्रियाकलाप तक सीमित न होकर समाज के प्रत्येक वर्ग का इतिहास लिखना चाहता है। यह इतिहास किस प्रकार का है? सामाजिक इतिहास है, जो कि समाज के बारे में लिखना चाह रहा है। नगर इतिहास, लेखक का अभ्युदय हुआ है 1960। नारी इतिहास, लेखन का प्रारंभ किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये सब आंसर बाद में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब रखो, ठीक है। टाटा बाय बाय। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना। क्या देख रही है, वो भोग रहा है बच्चा, ठीक है। उसको भी अच्छा लगा क्लास सुन के, ठीक है, ठीक है। फिर आना अगला दिन, 2 दिन बाद फिर से पढ़ा जाएगा इतिहास। ओके ओके, ठीक है।